हेलो माय डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एक दिन मैंने लाइव सेशन किया था परसों, आपने देखा होगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने फिर भी सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि लाइव सेशन में बहुत से लोग आ नहीं पाते हैं, तो बाद में वो लोग भी ये वीडियो देख लें, ठीक है। तो भाई यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो चुका है, तो उसको मैं आपको थोड़ा अपडेट बता देता हूँ। उसकी क्या क्या डेट है, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सारी चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में कहीं भी छोड़ देते हैं तो वो चीज़ आपको फिर पता नहीं रहेगी, ठीक है। ठीक है, और बाकी इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये परसों आया था शेड्यूल, ठीक है। और आज मैं अपडेट, परसों भी अपडेट दे दिया था, आज भी अपडेट दे दिया है, ठीक है। आज भी अपडेट मतलब देने जा रहा हूँ। तो हेल्पलाइन नंबर है आपके ये, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर भी नोट करके रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि अगर आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करते टाइम या फीस के पेमेंट करने के टाइम कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इससे हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके हेल्प मांग सकें, ठीक है। और वेबसाइट यूपी आयुष काउंसलिंग की ये है, यूपी आयुष kaunseling.upsdc.gov.in, ठीक है। इसके बाद हम ब्रोशर की बात करें, ब्रोशर है किस किस कोर्स के लिए है, तो BAMS, BUMS, BHMS कोर्सेज के लिए है, और कैसे कॉलेज के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के कॉलेज के लिए, और यहाँ तक कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के लिए भी ये यूपी आयुष काउंसलिंग के द्वारा ही काउंसलिंग होती है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है कि क्या कौन सी चीज़ को किस पेज पे बताया गया है, जैसे फ्लो चार्ट या जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं 6 से 7 नंबर पेज पे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, जैसे कि पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 11 पेज पे है, और धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी फी की डिटेल 11 से 12 पेज पे है, ठीक है। तो इस सारी डिटेल को मैं क्या कहते हैं समराइज कर देता हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो वो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। और सिक्योरिटी फ़ी होती है वो रिफंडेबल होती है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो आपको वापस मिल जाती है, या फिर कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तो भी वापस मिल जाती है, ठीक है। वो सिर्फ एक कंडीशन में वापस नहीं मिलती है कि आपको कॉलेज मिला हो, आपने छोड़ दिया हो, ठीक है, ठीक है। और ये भी बताया गया इसमें कि अगर आप कुछ भी धोखाधड़ी करते हैं या आपने जो भी सूचना या इन्फॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हों, अगर उसमें से भी कुछ गलत पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपका एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये हेल्प डेस्क के नंबर हैं, ठीक है। अब इसमें देखो दो नंबर हैं आपके पास, तो इन पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है या काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम, कहीं फंस जाता है, पैसा फंस जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी भी या डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होती, ये सारी चीज़ों के लिए तो इन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वो आपको जानकारी दे देंगे, या फिर किसी अदर जगह से जानकारी मिलनी होगी तो वो भी आपको नंबर बता देंगे, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। अब देखो बैंक का हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उसकी ईमेल आईडी भी दी गई है, ठीक है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो कई बार पेमेंट करते टाइम फीस पे हो जाती है, पेमेंट कट जाता है, लेकिन आपका सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, ठीक है। ऐसा ही सिक्योरिटी फी में होता है कि आपके पेमेंट कट जाता है लेकिन वो वेरीफाई नहीं होता है, तो आपको दिक्कत होती है, फिर आप सोचते हैं कि भाई पेमेंट भी कट गया तो अब दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका सिक्योरिटी पेमेंट या कोई भी पेमेंट फंस जाए तो आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है। या तो वो अपनी तरफ से अपडेट कर देंगे, नहीं, या फिर वो आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा या फिर ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल जानकारी थी। अब हमारी मेन चीज़ आ गई कि टाइम टेबल क्या है आयुष काउंसलिंग का, ठीक है। ये काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है कि कब कौन सी चीज़ कब किस डेट में होनी है, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो है 25 सितंबर पूर्वाह्न 11, यानी कि पूर्वाह्न का मतलब होता है AM। देखो जिसमें पा है उसमें P नहीं होता है, उसमें A होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो 25 सितंबर को पूर्वाह्न यानी कि सुबह 10 बजे से यानी कि 10 AM से 28 सितंबर 11 AM तक, ठीक है। 4 दिन का टाइम मिला है रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, ठीक है, ठीक है। राउंड 1 की काउंसलिंग है ये, ठीक है, यूपी आयुष की। इसमें BMS, BUMS, BHMS के लिए है। इसके बाद हम बात करें धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी फीस जमा करने की जो डेट है वो कब है, तो वो है 25 सितंबर से 28 सितंबर तक, यानी कि कॉमन डेट है, ठीक है। उसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसी में रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना है, उसी में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसी में सिक्योरिटी फी जमा करनी है, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस है कि ये 25 सितंबर से 28 सितंबर तक
25 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेके 28 सितंबर को शाम 4 बजे तक है सिक्योरिटी फी जमा करने की डेट। तो भाई सिक्योरिटी फी आप पहले ही जमा कर लेना, जैसे 25 सितंबर से स्टार्ट है तो या तो 25 को कर देना या 26 को या ज़्यादा से ज़्यादा 27 को, ठीक है। ज़्यादा लेट करोगे तो आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि जब पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है फिर आप परेशान होते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई कराने के लिए फिर बैंक में कॉल करेंगे, दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही पेमेंट कर देना 26 या 27 को, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन तो मैं कहता हूँ 25 को ही कर लेना, लेकिन अगर 25 को नहीं कर पाओ तो 26 को कर लेना, ठीक है। और 26 को ही रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना, फिर सिक्योरिटी फी का पेमेंट करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा चांस होते हैं डॉक्यूमेंट जल्दी वेरीफाई होने के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर इशू की जाती है मेरिट लिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, वो होगी 28 सितंबर को शाम को 6 बजे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अभी देखो इसमें चॉइस फिलिंग की डेट कब से कब तक है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करने की, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो है 29 सितंबर को सुबह, ठीक है, सुबह 10 बजे से लेके, ठीक है, 1 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। तो 3 दिन का टाइम मिल गया आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करने का, ठीक है। और चॉइस फिलिंग वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने सिक्योरिटी फी जमा की होगी और उनका सक्सेसफुल हो गया होगा, ठीक है। आपका फेल्ड हो गया होगा, पेमेंट पैसा कट गया होगा तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपकी गलती है, वो आपकी गलती मानी जाएगी, भले ही बैंक की तरफ से प्रॉब्लम हो। तो इसी वजह से बैंक के हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसके बाद चॉइस फिलिंग हो गई, चॉइस लॉक हो गई, इसके बाद होता है आपका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि जो भी आपको सीट अलॉट हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अनंतिम सीट आवंटन यानी कि सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी होगी 1 अक्टूबर को, ठीक है, शाम के 5 बजे, ठीक है। 1 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है कौन सा नहीं, वो आपका रिजल्ट शो कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको रिजल्ट जब अलॉट कर दिया जाएगा उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखो जी है 7 पॉइंट, आवंटन पत्र डाउनलोड करने की एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि वो है 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, ठीक है, और शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो 3 अक्टूबर से आप क्या कहते हैं अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद ही आपको नोडल सेंटर पे जाके, ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे उनके अलावा और भी सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट जो भी बीएमएस में लगते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, अलग वीडियो में, तो देख लेना, बाकी कहोगे तो फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको नोडल सेंटर पे अलॉटमेंट लेटर और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फिर वहाँ पे वेरीफाई कराना है, ठीक है। इसका जो डेट है वो है 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, और इसकी जो टाइमिंग है वेरीफाई कराने की वो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है डेली, ठीक है। तो 5 दिन का टाइम मिल गया आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा दिन मिल गए आपको एडमिशन लेने के, अलॉटमेंट लेटर लेके जाके एडमिशन लेने की जो डेट है वो है 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, यानी कि आपको 7 दिन मिल गए, ठीक है। इसके बाद हम बताएं प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आप चाहते हैं कि हमें अपग्रेड करवाना है राउंड 2 के लिए, ठीक है, राउंड 1 के कॉलेज को, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 अक्टूबर तक, ठीक है, और 11:59 बजे तक, रात्रि के 11, मतलब कि जो रात के 12 बजे होते हैं ना, तो उससे 1 मिनट पहले तक है 9 तारीख को, ठीक है। इससे पहले भी आप अपग्रेड करा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं उसी टाइम बोल दीजिए कि हमें अपग्रेड कराना है, ठीक है, वो एनओसी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि, ठीक है, मतलब जिन्होंने अपग्रेड कराया है तो ये बता रहे हैं उनका जो रिजल्ट इशू होगा वो होगा 10 अक्टूबर को, ठीक है, अपराह्न यानी कि दोपहर के 1 बजे 1 PM, ठीक है। अभी देखो अपग्रेडेशन का जो रिजल्ट आएगा तो वैसे तो ये राउंड 2 में होता है अपग्रेडेशन, ठीक है, तो अभी राउंड 2 का इन्होंने कोई शेड्यूल नहीं दिया है, लेकिन अभी आप जो भी इसमें डेट दी है वो देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने अपग्रेडेशन का रिजल्ट कर दिया, इसके बाद उनका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, मतलब सीट अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद नोडल सेंटर पे जाके उनको वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। तो नोडल सेंटर पे जिनको अपग्रेड होने के बाद कॉलेज मिला है उस पर जाके वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर में सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है। और इसकी टाइमिंग क्या है या डेट क्या है, वो है 11 अक्टूबर से प्रातः सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, मतलब 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसका टाइमिंग है, ठीक है। इसके बाद अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, इन्होंने ये बताया है कि जो अपग्रेडेड होगा जो भी कॉलेज जिसको, तो उसको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की, और जिस भी कॉलेज में उसको अपग्रेडेशन मिला है उस कॉलेज में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो कब से कब तक है, वो है 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, वो भी शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो इसके लिए 4 दिन हो गए। तो गाइज देखो ये सारा हो गया यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, देखो मैंने थोड़ा टाइम दे दिया है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी ले लो, ठीक है।
ठीक है। बाकी PDF तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो द्वितीय तृतीय एवं स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग। तो भाई इसकी जब भी शेड्यूल आएगा सेकंड, थर्ड या स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल, तो वो बता रहे हैं कि वो वेबसाइट पे ही डिस्प्ले कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया काउंसलिंग का शेड्यूल। अब हम कुछ और भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी कितनी है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपकी 2000, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड राउंड के लिए है। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 1000 लगती है वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए होती है, और स्टे वैकेंसी राउंड में सभी को अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये नॉन रिफंडेबल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी फ़ी की। तो सिक्योरिटी फ़ी 20,000 है गवर्नमेंट आयुष कॉलेज के लिए, ठीक है, और 50,000 है प्राइवेट आयुष के कॉलेजों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 50,000 पेमेंट करेंगे तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही एक साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन का पेमेंट और सिक्योरिटी फीस का पेमेंट होना है, ये दोनों ही ऑनलाइन पोर्टल, जो ऑनलाइन माध्यम होता है उसके द्वारा होना है, ठीक है। तो भाई ऑनलाइन आप अपने ही बैंक अकाउंट से कीजिएगा या फिर अपने ही घर में जो भी पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट से कीजिएगा, क्योंकि जब ये रिफंड होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिला या फिर कॉलेज मिल गया, तो जब आपका फीस ये रिफंड होता है सिक्योरिटी फी, तो आपके ही उसी अकाउंट में आता है। तो भाई सिक्योरिटी के लिए अपना अकाउंट लगाइएगा, साइबर कैफ़े वाले का नहीं तो उसके में पैसा चला जाएगा, वो नहीं बताएगा तो आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी फीस के बारे में हो गया, ठीक है। और अगर इसके बारे में और भी कुछ आपको जानना हो तो वीडियो में बता दीजिएगा या पूछ लीजिएगा, नहीं तो ये सब चीज़ें मैंने उस दिन डिस्कस कर दी थी जिस दिन मैं लाइव आया था, ठीक है। और बाकी देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, ठीक है, और अगर पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है तो वो भी, और नीट यूजी 2024 का स्कोर कार्ड, वो भी रिवाइज स्कोर कार्ड जो अपडेट होके आया था, ठीक है, वो आया था 26 जुलाई 2024 को, ठीक है, वो वाला स्कोर कार्ड अपलोड कीजिएगा, ठीक है। और अगर रिजर्वेशन है आपके पास OBC ST EWS या फिर एक्स आर्मी मैन या फ्रीडम फाइटर NCC PWD का, तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उन स्टूडेंट को अपलोड करना है जिन्होंने 10th या फिर 12th या फिर दोनों किसी अदर स्टेट से की है, यूपी से ना की हो, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की हो, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने उत्तर प्रदेश से 10th और 12th की है उनको डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद है कि स्टूडेंट को अपना आधार अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आधार नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड या बैंक की पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं आयुष काउंसलिंग में। बाकी देखो आयुष काउंसलिंग का फ्लो चार्ट मैं बता दूंगा आपको, फ्लो चार्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है upayushcounseling.upsdc.gov.in, ठीक है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसमें डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखाया नहीं है, लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा वेबसाइट पर ही, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट वेरीफाई हो गया होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तभी मेरिट लिस्ट में नाम आता है, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद होगी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, तो पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा आपको नोडल सेंटर पे जाके, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना होगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, तभी आप नोडल सेंटर पे वो ले जाएंगे, वो भी आपको लगेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एडमिशन लेना है अलॉटेड कॉलेज में, तो भाई अलॉटेड कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो वहाँ पे जाके एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखो पहले आपको क्या कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पे जाके, उसके बाद जब एडमिशन कराएंगे तो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है अपने कॉलेज में, ठीक है। तो वहाँ पे एडमिशन करवाना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आपका अलॉटमेंट क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट जो नोडल सेंटर पे वहीं पे सारे जमा हो जाते हैं, अब वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये तो आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। और इसके बाद एडमिशन ले लिया आपने उस कॉलेज में, तो आपने अगर आपको अपग्रेडेशन करवाना है तो आप अपग्रेडेशन के लिए उन्हें बोले दीजिएगा कि हमें अपग्रेड करवाना है, ठीक है। तो आपका अपग्रेड होगा, कॉलेज नहीं बोलेंगे तो आपको NOC नहीं देंगे, ठीक है, या आपको अपग्रेड का चांस नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अपग्रेडेड कैंडिडेट, फिर अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, दूसरा कॉलेज मिल गया, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराना होगा। और फिर इसके बाद है डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर फॉर अपग्रेडेड कैंडिडेट, और जो अपग्रेडेड कैंडिडेट है जिनको दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है उनको फिर से ऑप्शन आएगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ हो उसमें जाके एडमिशन
एडमिशन ले लीजिएगा। तो ये था प्रोसेस अपग्रेडेशन का, ठीक है। और इसी के साथ साथ एडमिशन लेने का राउंड 1 में, ठीक है, ये हो गया। अब एलिजिबिलिटी तो ये आप तो देख ही पा रहे होंगे कि अनरिजर्व के लिए है और EWS के लिए 50% होना चाहिए, 50 परसेंटाइल होना चाहिए, 50 परसेंटाइल होना चाहिए नीट में, ठीक है। और अनरिजर्व PWD के लिए 45 होना चाहिए और बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, 40% होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता होता ही है, ठीक है। तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी कुछ खास। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्होंने बता ही दिया है, बाकी फ़ीस मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और बात करें और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और हम धीरे धीरे बात कर लेते हैं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं क्योंकि बाकी सेकंड राउंड की बात हम सेकंड राउंड जब शुरू होगा उसके पहले कर लेंगे, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है सेकंड राउंड के बारे में बताने की। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको PDF को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी, आप खुद से अपनी काउंसलिंग कर लेंगे, किसी से पैसे से करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गलती कर देते हैं तो फिर वो बाद में कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या ही कर सकते हैं। देखो ये होता है थर्ड राउंड के बाद जो भी सीटें बचती हैं ना, तो उन सीट का कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे कि अगर ST की सीट है और कोटा है जनरल या PWD या फ्रीडम फाइटर या एक्स आर्मी या NCC कोटा है, ठीक है, तो ST की सीट कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल ST ओपन सीट में, ठीक है। तो ऐसे सीट का कन्वर्जन होता है, सारी कैटेगरी का आप देख सकते हैं इस PDF में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद है त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं। जैसे कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है और उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब उसमें एडमिशन ले लिया लेकिन आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो उसको रिजाइन देना बोलते हैं, ठीक है। तो आप रिजाइन भी दे सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे देना है। प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरांत तृतीय चक्र की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पूर्व, उदाहरण स्वरूप चॉइस फिलिंग दिनांक 14/10/2024 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होती है, तो यह अभ्यर्थी 12/10 को प्रातः 9:59 बजे तक अपनी सीट से कॉलेज के माध्यम से समयांतर्गत त्यागपत्र देता है, तो उसका समस्त शुल्क, प्रवेश शुल्क रुपये 1000 छोड़कर तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। ये बता रहे हैं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला है, ठीक है, लेकिन आपने वो कॉलेज ले लिया है लेकिन आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है और आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, तो जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी और उसकी जो चॉइस फिलिंग होगी, उससे आप 2 दिन मतलब कि 48 घंटे पहले आप उस कॉलेज से रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है, 48 घंटे पहले, ठीक है। अगर आप 48 घंटे पहले उस कॉलेज से रिजाइन देंगे तो आपकी सारी जो फीस होगी ना, या जो भी सिक्योरिटी फीस होगी वो आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपकी जो एडमिशन फ़ी है, प्रवेश शुल्क 1000 रुपये, सिर्फ वो जाएगी, बाकी सारी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी अगर आप 48 घंटे पहले देते हैं चॉइस फिलिंग से पहले रिजाइन, ठीक है। उसके बाद देंगे तो फिर आपकी फीस वापस नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्था को समयांतर्गत त्यागपत्र दिए जाने पर भी यदि संस्था द्वारा पोर्टल पर त्यागपत्र की सूचना समयांतर्गत अपलोड नहीं की जाती है तो संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये बताया भाई, ये आप लोगों के पक्ष में ही है कि अगर आपने समय के अंदर जो भी टाइम लिमिट थी 48 घंटे से पहले, उसमें अगर आपने रिजाइन दे दिया है लेकिन वो रिजाइन उन्होंने रिजाइन लेटर वो अपलोड नहीं किया, डॉक्यूमेंट वो अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पे, ठीक है, तो इसलिए उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बाकी आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपका मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि जब उनके द्वारा जो आपका रिजाइन होगा वो NIC के पोर्टल पर जो विद इन टाइम लिमिट है उसमें अपलोड किया जाएगा, उस टाइम लिमिट के अंतर्गत ही अपलोड किया जाएगा, तभी आपका रिजाइन एप्लीकेबल होगा, तभी आपका रिजाइन जो रिजाइन लेटर है ना, तभी आपका वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और किसी अन्य माध्यम से त्यागपत्र मान्य नहीं होंगे, ठीक है, अगर अदर मीडियम से वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। जब वो NIC के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा उसी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के द्वारा या फिर उसके नोडल ऑफिसर द्वारा, तभी आपका वो रिजाइन लेटर क्या कहते हैं वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सब कुछ सही से किया है, आपने विद इन टाइम लिमिट किया है और उन्होंने अपलोड नहीं किया है, तो इसमें उसकी गलती होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन अलॉटमेंट प्रवेश नहीं है, ठीक है, आवंटन प्रवेश नहीं है
आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित कॉलेज पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने के पश्चात ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेश सीट से त्यागपत्र दे सकेगा। इन्होंने ये बताया कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन हो गया। आपको एडमिशन लेने के लिए वहाँ खुद से जाना पड़ेगा, तभी आपका माना जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है, तभी आप वहाँ उस सीट से रिजाइन दे पाएंगे, ठीक है, जब आप एडमिशन करा लेंगे उस वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये रिजाइन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी। रिजर्वेशन आपको पता ही है, SC के लिए 21, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27, ठीक है, EWS के लिए 10%, ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी जैसे फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, एक्स आर्मी के लिए 2%, PWD के लिए 5% और महिला गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 20%, NCC के लिए 1%, ठीक है। इसके बाद हम और भी बातें हैं जो इसमें देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन फ़ी, ठीक है, मतलब कॉलेज की फ़ीस कितनी है, ठीक है। तो कॉलेज की फ़ीस कितनी है, तो भाई देखो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है, ठीक है, तो वो जनरल कैंडिडेट के लिए 15,000 और बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व होती हैं OBC, SC और ST के लिए वो है 10,000, ठीक है, ठीक है। ये हो गई एजुकेशन फ़ी। और बाकी 4,000 जो फीस है वो है कॉशन मनी, वो जनरल और रिजर्व कैटेगरी दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। और जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो भी इन्होंने बता रखी है, वो इसी PDF में नीचे दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये देखो, ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट BMS कॉलेज है। इसमें सभी कॉलेज की फ़ीस दी गई है, ठीक है। सभी कॉलेज की फ़ीस वैसे तो सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, तो सेम फीस तो सेम ही है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एजुकेशन फ़ी 10,000 है और विकास शुल्क यानी कि डेवलपमेंट फीस 2,000 है, अदर शुल्क 2,000 है, प्रति वर्ष है ये, ठीक है। और टोटल फीस कितनी होगी, 19,000। इसमें 4,000 कॉशन मनी भी ऐड है जो कि रिफंडेबल होती है, बाद में आपको वापस मिल जाती है। और बाकी एडमिशन फ़ीस भी है इसमें 1,000, वो सिर्फ एडमिशन के टाइम लगती है, ठीक है। तो और इसके बाद हम बात करें, आरक्षित श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क 50% यानी कि 5,000 प्रति वर्ष है, ठीक है। जनरल के लिए 10,000 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5,000 प्रति वर्ष है, तो कुल शुल्क कितना हो गया, 14,000 हो गया, ठीक है। तो जनरल का हो गया 19,000 और रिजर्व कैंडिडेट के लिए हो गया 14,000, ठीक है। और बाकी सारे कॉलेज का देखो सीट दिया गया है कि किस कॉलेज में कितनी सीट है और टोटल कितनी सीट है, ठीक है। जैसे मुजफ्फरनगर में 43 सीट हैं, पीलीभीत में 32 सीट्स हैं, बरेली में 56 सीट्स हैं और हंडी या प्रयागराज में 25 सीट्स हैं, वाराणसी में 48 सीट हैं, लखनऊ में 64 सीट हैं, झांसी में 43 सीट हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज, उसमें कितनी सीट है, उनकी कितनी फीस है। देखो सब फीस दी गई है इसमें, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी फीस है वैसे कि 2,04,000 तो वहाँ एजुकेशन फीस ही है, ठीक है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा फीस है भाई इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस है, पैसे कह सकते हैं कि 2,04,000 वो हो गई, इसके बाद 30,000 वो, इसके बाद 10,000 वो और 20,000 ये, तो इससे 2,04,000 और 30 मतलब कि 2,30,000, फिर 2,40,000, 2,60,000, 2,80,000 और ये कितना है, 1,00,000, मतलब 3,80,000 समथिंग, 4,00,000 के समथिंग पहुंच रहा है ये कानपुर नगर का बिमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। भाई तो प्राइवेट की काफ़ी ज़्यादा फीस है, तो आप सारे कॉलेज का देख सकते हैं कितने कॉलेज हैं, सारे यूपी के सारे कॉलेज का इसमें फ़ीस का डिटेल हुआ है, तो आप ये खुद देख लीजिएगा। तो ये BMS के हैं। इसके बाद BHMS के भी आएंगे, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यूपी में गवर्नमेंट कितने हैं और उसके बाद प्राइवेट कितने हैं। तो ये अभी BMS के ही कॉलेज चल रहे हैं। इसके बाद आ गया होम्योपैथी यानी कि BHMS की कॉलेज। तो BHMS की यूपी में क्या कहते हैं 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। BHMS के कितने कॉलेज हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और टोटल कितनी सीट है 755, ठीक है। यानी कि BHMS की सीट ज़्यादा है BMS से, ठीक है, गवर्नमेंट में, ठीक है। इसकी फ़ीस भी बताई गई है, ठीक है, 19,000 हो रही और यहाँ 14,000 हो रही, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए, वहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और बाकी इसके बाद हैं प्राइवेट के BHMS कॉलेज, तो ये सिर्फ 3 है, ठीक है, इसकी सीट भी कम है 220, ठीक है। बाकी प्राइवेट BMS की सीट तो बहुत ज़्यादा है 5,555, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आता है यूनानी यानी कि BUMS। तो BUMS के 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें कि 119 सीट है, इसकी फ़ीस भी यहाँ दी गई है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद प्राइवेट BUMS कॉलेज हैं, उसकी भी फीस और सीट दी गई है कि कितनी सीट है कितनी फ़ीस है। तो ये देखो सीट दी गई हैं यहाँ पे 454 टोटल सीट है प्राइवेट में, ठीक है, और गवर्नमेंट में सिर्फ 119 सीट है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज का डिटेल हो गया, ठीक है। आप लोग खुद भी देख लीजिएगा एक बार देखना चाहें तो। बाकी देखो ये सारे फॉर्मेट हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी, तो इसमें फॉर्मेट भी देख लीजिएगा कि आपके कैरेक्टर मतलब क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। जैसे कि ये है सामान्य निवास, ठीक है, मतलब जनरल डोमिसाइल का फॉर्मेट है, तो ये भी देख सकते हैं आप अगर देखना चाहें तो,
ठीक है। इसमें सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है ना, जैसे कि डोमिसाइल हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, एनसीसी, ये सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट इस पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। और जो भी ना मिले तो मुझे बता देना कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी जुड़ सकते हैं। जैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो वेरिफिकेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो उन वेरिफिकेशन सेंटर की लिस्ट भी दी गई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये 16 सेंटर थे वो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया हैं वो वैसे तो, ठीक है। तो वो 16 सेंटर की लिस्ट भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो, ठीक है। जैसे न्यू दिल्ली में है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल BMMC, ठीक है। तो ऐसे ही सारे कॉलेज की लिस्ट है इसमें। सॉरी यार, ठीक है। तो सारे सेंटर की लिस्ट है, अगर आप कहोगे तो मैं एक बार और भी शेयर कर दूंगा, अगर आपको लिस्ट चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यूपी में BHU है वेरिफिकेशन सेंटर, यूपी में BHU है, ठीक है। अगर यूपी, क्योंकि ये यूपी आयुष काउंसलिंग है तो आपको यूपी में ही कराएंगे, ठीक है। तो यूपी में अपना BHU है, ठीक है। और भी हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ अभी, जैसे कि आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अरे यार भाई, और नहीं है क्या? अरे भाई, लेडी हार्डिंग नागपुर, हाँ देखो, ये है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस, हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अपने यूपी में सिर्फ एक ही सेंटर है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के वेरिफिकेशन के लिए, बनारस। तो भाई यहाँ से अपना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट होता है उसका। तो गाइज ये हो गया यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड, यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारा कुछ अपडेट, सारा काउंसलिंग शेड्यूल, रिजाइनेशन बता दिया, अपग्रेडेशन बता दिया, को सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर बता दिए, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। और कितनी सीट्स हैं उनमें ये भी बता दिया, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ में अगर आप कुछ और भी देखना चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी हेल्प होती है, अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं या फिर आप रियल में थैंक यू फील करते हैं, तो कम से कम मेरे लिए थैंक यू बोलने की बजाय अगर आप अपने ही 4 नीट एस्पायरेंट के साथ या 4 फ्रेंड के साथ चैनल शेयर करेंगे तो वो मेरे लिए रियल थैंक यू होगा। क्योंकि हमारे चैनल क्रिएट करने का जो मेन थीम है या जो मेन रीज़न है चैनल बनाने का, वो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो पाए, ठीक है। तो आप 4 स्टूडेंट के साथ चैनल शेयर कीजिएगा अगर आप रियल में थैंक यू फील करते हैं मेरे लिए, अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो मेरी वीडियो से। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।